तो आज हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नाउ पॉइंट इज चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास अगर हम केमिस्ट्री को डिवाइड करें, केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो 1/3 ऑफ केमिस्ट्री है दैट इज़ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सारी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? कार्बन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमारे पास इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे अराउंड है, तो इनकी स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है कार्बन एंड कंपाउंड। नाउ पॉइंट इज कि ऐसा क्या है इस एटम के अंदर, ठीक है? बिकॉज अगर हम बात करें हमारी पीरियोडिक टेबल की, राइट, इधर आपके पास में क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है? इधर आपके पास में क्या है? डी ब्लॉक, इधर ये एस है, ये आपके पास डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, एंड हियर यू आर हैविंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? तो इस पी ब्लॉक के अंदर आपके पास इधर कार्बन एटम है। तो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स हम सिर्फ एक छोटे से एटम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना? तो इसमें कुछ खास बात तो ज़रूर होगी, है ना? बाकी सब से कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा इसमें। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन एटम का वो किसकी वजह से है, तो उसमें बात आएंगी 2। नंबर फर्स्ट इज योर टेट्रावेलेंसी। क्या है? टेट्रावेलेंसी, नाम से ही पता चल रहा है। टेट्रा मतलब 4, वेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक है? कैसे पता चला मैम टेट्रावेलेंसी है? वो देखो, आओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक नंबर जो है आपके पास में कार्बन एटम का वो कितना है, तो कितना बोलोगे आप? मैम 6 है ना? अगर हमें अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, क्या लिखनी हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें इसकी लिखनी हो तो क्या हो जाएगा? 2,4, राइट? 2,4 हो जाएगा। मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम कितने हैं बच्चे? 4। समझ में आया? ठीक है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके पास ओवरऑल आपको क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना इनको, है ना? तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तक लेके जाना है। अब 4 इसके पास में है, क्या इसके लिए इजी है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना? ना तो ये लूज कर पाएगा, ना ही इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन इज ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? सोचो, क्या बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से? कोवेलेंट बॉन्ड। देखो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं बॉन्ड्स का। नंबर फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें आयनिक बॉन्ड के बारे में, है ना? आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक कोई मेटल है आपके पास में और नॉन मेटल है, ठीक है? अब मेटल की आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन देने के बाद में उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी। नॉन मेटल्स में आपके पास में क्या है? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उनकी क्या टेंडेंसी है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl के एग्जाम्पल लूँ, ठीक है? Na आपके पास में क्या है? मेटल है, ठीक है? इस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? मीन्स इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को देने की। क्यों? क्योंकि मैम Na पॉजिटिव क्या बन रहा है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जा रही है ना, नियॉन बन रहा है आराम से। और अगर Cl नेगेटिव की अगर बात की जाए तो ये आराम से आर्गन की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट कर देता है किसको? क्लोरीन को। कोई शेयरिंग नहीं हुई है। जितना उसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास में, उसने क्या कर दिया? कंप्लीट शेयरिंग कर ली, ठीक है? कंप्लीट डोनेट कर दिया, सॉरी, ठीक है? ये आपके पास में इससे क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। क्या बना? आयनिक बॉन्ड, ठीक है? दूसरी बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, जैसे आपके पास में कार्बन है, ठीक है? अब क्या होता है? इधर इसके पास में कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये हमने देखा था इधर कि मैम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई, होते हैं, ये कर लिया। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात?
तो ये दोनों आपस में ऐसा नहीं करते, कंप्लीट कोई डोनेट नहीं कर रहा, ना ही हाइड्रोजन कार्बन को दे रहा है, ना ही कार्बन हाइड्रोजन को दे रहा है, ठीक है। दे आर डूइंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बीच में रख लिए, ठीक है, कि आओ दोनों शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो रही है, इनकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब ये कौन से बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन किस तरीके के बॉन्ड बना रहा है, अगर आपसे पूछे तो हाइड्रोजन के साथ में किसी भी के साथ में क्या बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। आयनिक का नाम नहीं लेंगे आप, ठीक है भाई, ओके। तो ये बात हो गई है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे टेट्रावेलेंसी की, ठीक है। टेट्रावेलेंसी मतलब चार क्या है इसके पास में, चार बॉन्ड बनाने वाला है ये हमने इधर देख भी लिया कि चार बॉन्ड बना रहा है। एक और इम्पोर्टेंट आपके पास में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कह लो कार्बन की, क्या होती है, सोचो, कैटिनेशन, राइट। सेकंड इसकी क्या है प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। अब क्या होता है ये कैटिनेशन मैम, कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन एटम है, वो दूसरी किसी कार्बन एटम के साथ में कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है, समझ में आई बात। मीन्स सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन खुद जैसे कार्बन एटम के साथ में आता है और कंबाइन करके लॉन्ग कार्बन चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। सिंपली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे होते हैं। अब ये चेन भी हो सकती है और आपके पास में क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, किसी तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि इतने मतलब ये चेन क्या है, आगे कंटिन्यूस चलती जाएगी तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी बढ़ते जाएंगे। अब यही हमने देखना था कि इतने नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स है कार्बन बना ही क्यों रहा है। सबसे फर्स्ट थी हमारे पास में टेट्रावेलेंसी और सेकंड है आपके पास में कैटिनेशन। चलो ठीक है मैम, मान ली बात कि कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, क्या कोई और एटम भी ऐसा है जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि जो कार्बन का एक्सटेंट ज़्यादा होगा सबसे कैटिनेशन करने का, लेकिन कोई ऐसे एटम भी तो होंगे ना जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी शो कर लें कैटिनेशन की, है ना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में, सल्फर। नेक्स्ट टू कार्बन एटम आपके पास में कौन सा ऐसा एटम है जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। कार्बन से एक्सटेंट कम होगा लेकिन शो तो कर सकता है ना, उसका आंसर आपके पास में क्या होगा, सल्फर। क्या आंसर होगा, सल्फर, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा सल्फर, S8 का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, S8 मॉलिक्यूल, है ना। इसमें हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते थे, NCERT में भी आपके पास में एक सर्कुलर सी रिंग बनती थी, है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने इसको स्टडी किया हुआ है S8 को। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, सल्फर करेंगे। नेक्स्ट टू कार्बन एटम ऐसा कौन सा एटम है आपके पीरियोडिक टेबल में जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज योर सल्फर। अब सल्फर से भी नेक्स्ट अगर पूछ ले, सपोज कभी एग्जामिनर पूछ ले, तो उसमें आप सिलिकॉन आंसर टिक कर देना। फर्स्ट आपके पास करेंगे कार्बन, देन सल्फर एंड देन सिलिकॉन। क्लियर है बात, ओके। तो ये तो बेसिक सा था आपके पास में कि इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना ही क्यों रहा है। दो ही रीजन है, टेट्रावेलेंसी एंड सेकंड वन इज योर कैटिनेशन, फाइन। अब हम पढ़ेंगे इनके एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स, मैम एलोट्रोप्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आएगा, है ना। एलोट्रोप्स देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मी एंड माई सिस्टर, ठीक है। अब क्या हो, हमारी फिजिकल अपीयरेंस तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग है, ठीक है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आई जिस पे हम लोग सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर मुझे गुस्सा आ रहा है उस बात पे तो उन्हें भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारी रिएक्टिविटी क्या सेम है किसी भी सिचुएशन को देख के। तो बस इसी तरीके से होते हैं एलोट्रोप्स भी, जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो कभी भूलोगे नहीं ना अब कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर आप कह लो फिजिकल फॉर्म क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, बट उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज क्या होती हैं, सेम, ठीक है। रिएक्शंस सेम करेंगे वो। अगर आप सपोज किसी को NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो, किसी एक फॉर्म को, या दूसरी फॉर्म को भी NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो रिजल्ट जो होगा वो सेम ही प्रोड्यूस होगा, उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। ये होते हैं एलोट्रोप्स। अब डायमंड की अगर इसमें हम बात करें कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, अब हमें ये देखना है। तो इनको भी हम बाइफर्केट करेंगे, किसमें, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एंड एमोर्फस फॉर्म में। कैसे करेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड द सेकंड वन इज योर एमोर्फस फॉर्म,
ये भी बताएंगे कि क्या होते हैं, क्या होते हैं मैम क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, अब क्रिस्टल से याद करो डायमंड को। ठीक है, डायमंड बहुत प्रीशियस है, महंगा मिलता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी होगी। और कोई भी चीज़ अगर मेहनत से कर रहे हैं तो उसकी अरेंजमेंट काफ़ी ऑर्डर्ड रही होगी, है ना। ये लर्न करने का तरीका है, बस कैसे आप इसको लर्न रखोगे। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, जो एटम्स होती है ना, एटम्स होते हैं जो, उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, रेगुलर होती है। इसमें क्या लिखोगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या लिखेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, अब इनमें कौन कौन आएंगे मैम, जितने भी आपने पढ़े हैं अभी तक कार्बन के, वो सारे इसी में आते हैं। कैसे, आओ देखो। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज योर डायमंड, सेकेंड वन इज योर ग्रेफाइट, थर्ड इज योर फुलरीन। पढ़े हमने ये, है ना। एमोर्फस फॉर्म क्या होती हैं। अब एमोर्फस फॉर्म में क्या होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, इरेगुलर पैटर्न में एटम अरेंज होते हैं, कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। तो इनमें आप लिखोगे इरेगुलर, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, इनमें कौन आएगा, ठीक है, इनमें आएंगे आपके पास में कोल एंड चारकोल। क्या आएगा, कोल एंड चारकोल। ठीक है, तो इनमें अब हमें क्या पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, इनके आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनका, डेंसिटी कैसे है, कंडक्टिविटी कैसे है, ये सब इनके जो बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है इनकी, हमें वो पता होनी चाहिए। ठीक है, और कोल और चारकोल के अंदर क्या करना है, कोल और चारकोल में बेसिकली हमें इनके टाइप स्टडी करने होते हैं। ठीक है, लाइक कोल के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बाद में आप उनके परसेंटेज देखोगे कि किस में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट चारकोल, चारकोल में भी आप क्या करोगे, टाइप्स देखेंगे, टाइप्स के बाद उनके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं डायमंड को। डायमंड देखा तो सभी नहीं है, सभी ने देखा है। पहली बात तो यही मैम 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना हमें पता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है इसमें। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। हमें पता है कि मैम कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंसी होती है उसकी, मतलब 4 बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, ये बात हमें पता है, इतना क्लियर है। अब देखो, लेकिन वो किससे बना रहा है, ये देखते हैं। अब इसके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होता है, ये 4 बॉन्ड ही बनाता है डायमंड के अंदर, वो चारों बॉन्ड जो होगा वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में ही होता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा होगा, ये भी सिमिलरली दिस एंड सिमिलरली दिस। आगे फर्दर ये भी क्या कर रहे होंगे, कार्बन के साथ में ही बॉन्ड बना रहे होंगे, लाइक दिस, दिस, सिमिलरली विद दिस। ठीक है, आगे चलते जाएंगे ये, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो आप एक बात नोट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, चारों के चारों इन्वॉल्व हैं बॉन्ड बनाने में, चारों के चारों इन्वॉल्व हैं बॉन्ड बनाने में। इसका मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी आप देखो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में। ठीक है, चारों के चारों ही बिजी हो चुके हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो क्या इसके पास में कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर द कंडक्टिविटी? नो मैम, है ना। तो सिंपली आप क्या बोलोगे फिर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इट मींस डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल सकते हो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, कंडक्टिविटी और हीट के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। देखो, किसी को भी अगर कंडक्टिविटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो ना, किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल को, कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन को, तो पॉइंट इज फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज कंडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई फ्री आयन इस तरीके का प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है इतनी बात, मीन्स बैड कंडक्टर। ओके मैम, इसके बाद में देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नेचुरली जितने भी सब्सटेंसेस अकर करते हैं उनमें से ये सबसे हार्डेस्ट है।
डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मटेरियल। माइंड माई लाइन, क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुनो। नेचुरली, ठीक है, इसको गलत नहीं समझना, ऐसा नहीं है, इससे और भी हार्ड जो सब्सटेंसेस हैं वो बनाए जा सकते हैं लेबोरेटरिकली, ठीक है। अब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें ये बता दो नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तब आंसर ठीक है, आप डायमंड को टिक करने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि हमें ये सिर्फ डायरेक्टली बता दो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तब आप डायमंड को टिक नहीं करेंगे, फिर आप लिखेंगे हार्डनेस का ऑर्डर। तो इसमें गलती नहीं करनी है। हार्डनेस ऑर्डर में आपके पास में सबसे पहले आता है B4C। क्या आता है? B4C, बोरोन कार्बाइड, SiC, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, देन आपके पास में आता है डायमंड। लेकिन अगर आपसे पूछे नेचुरली तो आप इसको सबसे पहले टिक कर देना, डायमंड को, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे? B4C को टिक करने वाले हैं। अगर नेचुरली वर्ड आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो आपका आंसर होगा B4C, अदरवाइज डायमंड। क्लियर है बात? अब देखो, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट है तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्डेस्ट है ना, ठीक है। तो इसमें आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायमंड का, दैट इज 4500 केल्विन। सेल्सियस में तो आप कन्वर्ट कर लोगे, इसको माइनस कर देना किससे? 273 को। इसके बाद में डेंसिटी होती है इसकी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस डाटा को आप लर्न रखेंगे। 4500 केल्विन और डेंसिटी आपके पास में 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये आपके पास में था डायमंड का 3D स्ट्रक्चर होता है आपके पास में, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। क्यों मैम? क्योंकि इसके पास में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो इसका है बहुत ज़्यादा है, डेट इज़ 4500 केल्विन। डेंसिटी की अगर बात की जाए डेट इज़ 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? हार्डनेस का ऑर्डर भी आप लर्न रखेंगे, B4C, देन SiC, देन डायमंड। और नेचुरली अगर पूछा जाए तो डायमंड को ही टिक करेंगे। क्लियर है बात? ओके। इसके बाद में हम करते हैं ग्रेफाइट। क्या करते हैं? ग्रेफाइट। अब इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखो, ये कार्बन एटम है, हमने बोला इनके पास कितने होते हैं भाई? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मैम, है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? देखो, दोनों में डिफरेंस समझो पहले। डायमंड के अंदर क्या होता है? एक कार्बन 4 कार्बन के साथ ही बॉन्डेड होता है, और वो फर्दर जो कार्बन थे वो भी आगे क्या होते हैं? 4 कार्बन से ही बॉन्डेड होते हैं। क्लियर है बात? ऑन द कॉन्ट्रारी, इफ आई टॉक अबाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन है आपके पास में, वो क्या करता है? 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और उसकी जो एक क्या होती है? वैलेंसी फ्री होती है। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, वो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। देखो, कार्बन, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने भी बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये अगर आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन फिलहाल क्या है? फ्री है। और ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं करते। एक तो ये क्या होते हैं? हेक्सागोनल अरेंजमेंट करते हैं। कैसे? देखो, कुछ इस तरीके से दो बॉन्ड बन गए, एक और कार्बन, मतलब कुछ हेक्सागोनल रिंग्स बन रही होंगी। समझ पा रहे हो? कुछ हेक्सागोनल क्या होंगी? रिंग्स बन रही होंगी। और सभी के पास में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। सभी के पास में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम इसका एक लेयर बना रहे हैं ग्रेफाइट की, ठीक है। तो ये क्या होता है? पहली बात तो ये शीट, डायमंड आपके पास में क्या था? 3D स्ट्रक्चर था, लेकिन ग्रेफाइट आपके पास में क्या होती है? लेयर्स के फॉर्म में होता है, शीट्स के फॉर्म में होता है, प्लेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ भी टर्म यूज कर सकता है एग्जामिनर, ऐसा नहीं है सिर्फ लेयर्स ही लिखेगा, मे बी लिख दे शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, इमेजिन करोगे साथ के साथ। ये आपके पास में कार्बन एटम है, हेक्सागोनल रिंग बन रही है, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग बन रही। इस स्ट्रक्चर को आप मेरे हाथ के ऊपर इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन है, आप हेक्सागोनल रिंग बना ली इसने, ठीक है। हर एक कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है फिलहाल, हर एक कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। तो
इसके बाद में सिमिलरली इधर भी इमेजिन करोगे, सेम हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स बन रही हैं और ये आपस में इस तरीके से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इज मैम कैसे जुड़ गई है ना, कैसे जुड़ गई दो लेयर्स? तो दो लेयर्स कैसे जुड़ गई? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। और किस तरीके की इंटरेक्शन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस तरीके की अट्रैक्शन है इनके बीच में? तो ग्रेफाइट की जो दो लेयर्स होती हैं उनके बीच में किस तरीके का फोर्स होता है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जरूर याद रखेंगे आप, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? मैम दो लेयर्स के बीच में होता है ना। दो लेयर्स के बीच में क्या होता है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो क्योंकि वीक है और वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे आयनिक और कोवलेंट के साथ में अगर मैं उनको कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो ये आपकी लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इन दोनों में इंटरेक्शन हो रही है। अब क्योंकि इनकी जो इंटरेक्शन है वो क्या है? बहुत ही वीक इंटरेक्शन है, तो क्या ये स्लिप ऑन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं मैम, हो सकते हैं ना, ये स्लिप ऑन हो सकते हैं क्योंकि इनकी इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब स्लिप ऑन हो सकते हैं। और क्योंकि ये स्लिप ऑन हो सकते हैं तो क्या इनको एज ए लुब्रिकेंट भी यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। तो ग्रेफाइट को आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो एज अ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट से क्या समझ रहे हो आप? लुब्रिकेंट कोई ऐसा लिक्विड टाइप नहीं है यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने कैरम खेला होगा, कैरम सभी ने खेला है, ठीक है। कैरम में क्या करते हैं हम? थोड़ा उस पर पाउडर सा छिड़क लेते हैं, अपने बोर्ड के ऊपर पाउडर लगा लेते हैं ना, ताकि जो गिट्टियाँ आराम से स्मूथली जाएं। तो सिमिलरली वो वाला लुब्रिकेंट है यहाँ पे, लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है आपका पाउडर कैरम बोर्ड में। तो सिमिलरली आपके पास में ग्रेफाइट भी क्या है? उसी तरीके का लुब्रिकेंट का काम कर सकता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। क्लियर है बात? लुब्रिकेंट की तरह भी काम करा सकते हैं। अब जैसे हमने डायमंड में पढ़ी थी क्या? मेल्टिंग पॉइंट और इसकी डेंसिटी पढ़ी थी, तो हमें इसकी भी पढ़नी है ग्रेफाइट की। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट उससे थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 4300 केल्विन। कितना होता है? 4300 केल्विन। और डेंसिटी की अगर बात की जाए तो डेंसिटी आपके पास में होती है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? डाटाज आप लर्न करेंगे, इनके काम आप लर्न करेंगे, स्ट्रक्चर्स याद करेंगे और इनमें किस तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, अब ये मैंने लेयर्स के बीच में बताई है, आप कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं बनाओगे इनको। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है, किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड तो भाई शेयरिंग से ही बन रहा है, और जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है सिंपली। दो लेयर्स के बीच में क्या होता है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है? एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। क्यों? क्योंकि मैम दोनों लेयर्स उसके स्लिप ऑन हो सकती हैं, और जो लेयर्स भी हैं वो किस तरीके की लेयर्स हैं? हेक्सागोनल लेयर है। किस तरीके की लेयर है भाई? हेक्सागोनल लेयर्स हैं। ये बात क्लियर है? हेक्सागोनल लेयर्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है सभी कार्बन का, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके की इंटरेक्शन हो रही है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में थर्ड आता है फुलरिन। अब इसकी थोड़ी सी आपको स्टोरी बताते हैं। फुलरिन क्यों नाम पड़ा इसका? फुलरिन देखो, यूएसए के एक, अच्छा पहली बात ये कोई साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं रखा गया, ठीक है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ दी चीज़ें अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि साइंटिस्ट के नाम पे उन चीज़ों का नाम पड़ जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। बट इसके केस में नहीं है। फुलरिन कोई साइंटिस्ट नहीं था, आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट मतलब जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना वो। तो यूएसए के एक आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर फुलर। क्या नाम था? बकमिनिस्टर फुलर, आर्किटेक्ट थे सिंपली। उन्होंने क्या किया? एक डोम बनाया था, जियोडासिक डोम बनाया था उन्होंने, और उसकी जो स्ट्रक्चर थी, और जो इस साइंटिस्ट ने, जो ये थे हमारे, उन्होंने जो मॉलिक्यूल डिस्कवर किया था, उन्होंने देखा कि यार इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल उस जियोडासिक डोम जैसी मिल रही है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? एक फुटबॉल टाइप का डोम बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास में क्या थी? पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स थी।
कुछ इस तरीके से, फुटबॉल देखिए ना सभी ने, बिल्कुल उसी तरीके का डोम बनाया था उन्होंने। तो जब ये मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ तो देखा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल रिजेंबल कर रही है किससे, आपके डोम से, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, उस जो आर्किटेक्ट था उसका नाम से इस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया गया। उनका नाम था बकमिनिस्टर फुलर, फुलर की जगह बस फुलरीन लगा दिया, तो बकमिनिस्टर फुलरीन इसका नाम, इस मॉलिक्यूल का नाम है, ठीक है। फुलरीन इसको कॉमनली बोल देते हैं, पूरा कौन बोलेगा इसलिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आप देखेंगे क्या होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, ठीक है मैम। इसके बाद में ये क्या है, अब आपने फुटबॉल देखी होगी तो ये भी आपको पता होगा कि इसमें पेंटागनल और हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, देखा है ना आपने। पेंटागनल मीन्स 5 मेंबर स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये आपके पास में 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके की कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज, मैम कितनी होती हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज ये होती कितनी है। तो सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर्ड फुलरीन था दैट वाज C60, क्या था, C60, इसको आप याद रखोगे। अब C60 से मतलब क्या है, C60 से ये मतलब है कि जो आपका स्ट्रक्चर मिला है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो मिला है, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स है ना, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो कितने हैं, 60 हैं। नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर बोला गया है इसको, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट जो था आपके पास में वो C60 था, और इस C60 में अगर मैं बात करूं पेंटागनल और हेक्सागोनल रिंग्स की नंबर की, तो 5 मेंबर जो है वो 12 हैं, और जो 6 मेंबर हैं वो 20 हैं। इनके नंबर्स आप ज़रूर लर्न रखेंगे कि जो पेंटागनल है वो कितनी है, 12 है, और जो हेक्सागोनल है वो कितनी है, 20 है। क्लियर है बात, ओके। तो बस इसमें हमने इतना ही पढ़ना था फुलरीन के बारे में कि C60 जो आपके पास फर्स्ट डिस्कवर्ड फुलरीन थी, ठीक है। अब इनमें रिंग्स किस तरीके की होती हैं मैम, पेंटागनल और हेक्सागोनल होती हैं, कितनी होती हैं, 12 एंड 20, लर्न रखेंगे सभी, ओके। इसके बाद में हमने पढ़ा था, ये तो देखो क्रिस्टलाइन थे, कार्बन था, हमने एलोट्रॉप्स देखे कार्बन के। इसमें आपके पास में क्या था, क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमोर्फस फॉर्म, क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। इनमें हमने क्या किया फिर, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इस तरीके से। नेक्स्ट हमने देखा एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, एमोर्फस में क्या थे आपके पास में, कोल एंड चारकोल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कोल को। कलर सभी को पता है कोल का, ब्लैक होता है, ठीक है, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है, सभी ने देखा है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज टाइप्स, कोल के टाइप्स हमें देखने हैं, तो टाइप्स ऑफ कोल देखेंगे। अब इसको आप कैसे लर्न करोगे, पल्बा से, कैसे लर्न करोगे, पल्बा से, PLBA, इस तरीके से लर्न करोगे। कैसे, अब इनके नाम देखो, P से आएगा पीट, PEAT, पीट, क्लियर है। L से लिग्नाइट, B से आएगा आपके पास में बिटुमिनस, A से आएगा आपके पास में एंथ्रासाइट, क्लियर है बात। नाम तो ठीक है मैम, अब इनके कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है ना, लिग्नाइट, NITE। अब इन पीट का कोई कॉमन नेम ही नहीं है आपके पास में। लिग्नाइट की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं ब्राउन कोल, क्लियर है। बिटुमिनस, बिट्टू क्या करती है, घर के काम करती है मैम, तो इसका नाम है आपके पास में हाउस होल्ड कोल, क्या नाम है बच्चे, हाउस होल्ड कोल, क्लियर है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट होता है आपके पास में हार्ड कोल, क्या होता है, हार्ड कोल। इनके आप कॉमन नेम भी लर्न करेंगे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ब्राउन कोल के अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। अब यही नहीं पता होगा कि ब्राउन कोल बोलते किसको हैं, तो कैसे बताओगे उनकी परसेंटेज, है ना। इसके बाद में हमें इनकी यही देखनी होती है परसेंटेज कार्बन, कि कार्बन कितना परसेंटेज इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनमें ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन है कितनी। बिल्कुल कुछ नहीं करना, सीक्वेंस में चलना है, बिल्कुल लर्न आप इनको इसी तरीके से करेंगे, लाइक पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट मीन्स सीक्वेंस में, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस में लर्न करोगे तो आपको सीक्वेंस में परसेंटेज ऑफ कार्बन लर्न हो जाएगी। कैसे, देखो पीट की जो होती है डाटा 60%,
70, नॉर्मल आपको काउंटिंग करनी है, 70, 80, 90, इस तरीके से, ठीक है। ये तो डायरेक्टली लर्न हो जाएंगे ना, ठीक है। अब आप ये देखो कि पीट जो है उसके अंदर 60% कार्बन है और एंथ्रासाइट जो है उसमें 90% कार्बन है। इसका मतलब एंथ्रासाइट आपके पास में एक सुपीरियर क्वालिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कंटेंट ही देखना चाह रहे हैं। अब इसमें क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल हो जाएगा। तो आप ये लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, पीट इज द मोस्ट inferior while anthracite is the most superior quality of coal। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पीट है आपके पास में डैट इज द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल और जो एंथ्रासाइट है डैट इज द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। अब क्योंकि कोल का डिस्कशन हो रहा है तो कोल गैस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, है ना। किसके बारे में, कोल गैस। क्या होता है मैम कोल गैस, आओ देखते हैं कोल गैस क्या होता है। कोल गैस सिंपली बच्चे क्या होता है, CO प्लस H2 प्लस मीथेन आपको इसमें ऐड करनी होती है। मीथेन पता है CH4, ये आपके पास में क्या है, मीथेन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें वाटर गैस के बारे में, कुछ 3 गैसेज हैं ये, इनके आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। वाटर गैस, अब वाटर गैस क्या होती है, सिंपली इसको लिख दो, CO प्लस H2, ये आपके पास में क्या है, वाटर गैस है। लास्ट वन इज योर प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2। अब इनको एक साथ क्यों लिखवाया जा रहा है, क्योंकि सिमिलर से हैं इसलिए लिखवाया जा रहा है। देखोगे सभी में CO तो कॉमन ही है, CO क्या है, कॉमन है। कोल गैस में क्या हो जाएगा, H2 प्लस मीथेन, वाटर गैस में सिर्फ H2 आपको ऐड करना है, प्रोड्यूसर गैस में N2 आ जाएगा। तो इसको रिलेटिवली लर्न करो बजाय कि अलग अलग इंडिविजुअली रट रहे हो, इस तरीके से मत करो। कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो ज़्यादा टाइम तक लर्न रहेगा, ठीक है। तो इनको आप क्या करोगे, तीनों को एक साथ लर्न करोगे, ओके। इसके बाद में हमारा लास्ट जो एलोट्रोप्स है दैट इज चारकोल। चारकोल का भी हमें आइडिया है, ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है और पोरस सब्सटेंस होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके भी बेसिकली हमें क्या होता है, टाइप्स देखने होते हैं। क्या, इनके भी हमें क्या देखने हैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ चारकोल। 3 टाइप्स के चारकोल होते हैं, बेसिकली हमें ये स्टडी करने हैं। नंबर फर्स्ट A की अगर मैं बात करूं दैट इज वुड चारकोल। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज ये ऑब्टेन कैसे किया जाएगा, वुड चारकोल। वुड चारकोल ऑब्टेन किया जाता है बाय द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। आप क्या करो, वुड को हीट कर दो, तो इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग वुड इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, वुड चारकोल। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अब हमारा, इस वुड चारकोल को यूज कहाँ करें, ठीक है। हमें यूजेस पता होने चाहिए। बना लिया कैसे, जब आपके ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, कम होगी, उसमें आप क्या करो, वुड को बर्न कर दो। वुड को बर्न करने पर आपके पास क्या मिलेगा, वुड चारकोल मिल जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट इज यूजेस। यूजेस में क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो है, बहुत सारी गैसेस के लिए जो ये वुड चारकोल होता है वो एज ए एड्सॉर्बेंट काम करता है। क्या काम करता है, फर्स्ट इसका जो काम है दैट इज एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट फॉर मैनी गैसेस, एड्सॉर्बेंट फॉर मैनी गैसेस। नाउ मैम व्हाट इज दिस एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट देखो फॉर एग्जांपल डस्टर ले लेते हैं, डस्टर से इरेज करते हैं बोर्ड, ठीक है। अब उस डस्टर के ऊपर जो चॉक पार्टिकल्स है ना, ठीक है, क्या वो उसके पूरे अंदर चले गए हैं,
उस वुडन मटेरियल के तो अंदर नहीं गए ना, सिर्फ वो जो स्पंजी पार्ट है सिर्फ उसी के ऊपर है वो भी, ठीक है। मतलब उसको डस्टर ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, उस पर सिर्फ वो एडजॉर्ब हुए हैं। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जो एब्जॉर्प्शन होता है आपके पास में दैट इज बल्क फिनोमिना, मतलब पूरे उस सब्सटेंसेस के अंदर ही आ जाता है वो, ठीक है। लेकिन ऑन द कंट्रारी अगर मैं बात करूं आपके पास में एड्जॉर्प्शन की, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, सिर्फ एक सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल आके क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो सिमिलर आप देखो डस्टर हम इरेज करते हैं, उसके ऊपर चॉक पार्टिकल्स आ गए हैं। अब वो जो चॉक पार्टिकल्स हैं दैट इज एड्जॉर्बेट, और ये जो डस्टर है आपके पास में जिसने उस एड्जॉर्बेट को अपने ऊपर रखा है दैट इज एड्जॉर्बेंट। तो बहुत सारी गैसेस के लिए आपका जो ये वुड चारकोल होता है वो एज अ एड्जॉर्बेंट काम करता है। क्लियर है बात। और इसको गैस मास्क में भी यूज करते हैं। गैस मास्क में जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वो काफ़ी पॉइजनस चीज़ें बना रहे होते हैं, मतलब पॉइजनस चीज़ें बना नहीं रहे होते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट उनका बन रहा होता है। लाइक काफ़ी गैसेज हार्मफुल गैसेज हैं वो इवॉल्व हो रही हूँ एज अ साइड प्रोडक्ट। तो जो वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी भी तो चाहिए ना उसे, तो उनके लिए क्या होते हैं, मास्क बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें ये यूज़ किया जाता है आपके पास में वुड चारकोल। क्लियर है बात। तो यूजेस आपको ज़रूर पता होने चाहिए सबके। तो ये था आपके पास में वुड चारकोल। सेकंड आपके पास में है एनिमल चारकोल। अभी एनिमल चारकोल कैसे ऑब्टेन होता है, तो इट इज ऑब्टेन बाय दी destructive डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स की डिस्टिलेशन से आपके पास में क्या होगा, एनिमल चारकोल ऑब्टेन होगा। अब इसका एक कॉमन नेम भी है जो कि आपको लर्न रखना है, दैट इज बोन ब्लैक। ये ज़रूर आप लर्न करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे एनिमल चारकोल के ऊपर, आपसे इस तरीके से पूछ ले कि जो बोन ब्लैक है, ठीक है, वो किसका फॉर्म है, तो बोन ब्लैक ये किसका नाम है आपके पास में, एनिमल चारकोल का नाम है। इसमें भी हमें क्या देखना है, यूजेस देखने हैं। यूजेस में आपके पास में क्या आएगा, इसमें इसको यूज किया जाता है बच्चे डीकलराइजिंग शुगर सिरप सॉल्यूशन। जो आपके पास में इंडस्ट्रीज जो शुगर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ स्वीट्स बना रहे होते हैं, तो उसमें उस कलर को हटाने के लिए एनिमल चारकोल उसमें डाली जाती है। डीकलराइजिंग शुगर सिरप सॉल्यूशन। क्लियर है बात। इसको आप ज़रूर लर्न रखेंगे। इनके काम आपको ज़रूर पता होने चाहिए, कैसे बन रहे हैं और इनके काम क्या हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जो नेक्स्ट है आपके पास में दैट इज योर शुगर चारकोल। वुड चारकोल हम पढ़ चुके हैं, एनिमल चारकोल हम पढ़ चुके हैं। नाउ थर्ड इज योर शुगर चारकोल। इसको बनाना बहुत ईजी है। कैसे, देखो, सिंपल शुगर ली, शुगर को आपको ट्रीट करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। किसके साथ ट्रीट करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। क्या होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, है ना। तो सिंपली किसका फॉर्मूला है ये, शुगर का। क्या करें, इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट कर दें, तो आपको पास सिंपली क्या मिल जाएगा, 12 कार्बन प्लस 11 H2O प्लस 11 H2O। तो जो ये आपको कार्बन ऑब्टेन हुआ है फिलहाल, ये क्या है, यही है आपके पास में शुगर चारकोल। ये क्या है आपके पास में, शुगर चारकोल। ठीक है, ये बात थी। जो ये शुगर चारकोल है ये आपके पास में प्योरेस्ट एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। एक ये बात भी लिखेंगे इसमें, इट इज द प्योरेस्ट amorphous form of carbon। इसको गलत नहीं समझना है कि प्योरेस्ट फॉर्म ही बोल दिया मैम ने डायरेक्टली। इसको क्रिस्टलाइन वालों के साथ में
क्रिस्टलाइन वालों के साथ में आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। प्योरेस्ट मैंने किसकी बोला है, एमोर्फस को। एमोर्फस फॉर्म जो थे उनमें सबसे प्योरेस्ट है, जैसे कि जो कोल थे, कोल के हमने 4 टाइप पढ़े थे ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, उनमें से। और ये जो 3 हमने पढ़े हैं, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और शुगर चारकोल, इनमें से आपके पास में जो ये है शुगर चारकोल है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। उनके साथ कंपेयर नहीं करोगे आप इसको डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन के साथ में। एमोर्फस वालों में सबसे प्योर आपके पास में कौन है, शुगर चारकोल है। क्लियर बात है। और इन सभी फॉर्म्स में से कौन सा ऐसा है जो कि इम्प्योर है, तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो, इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपके पास में होता है वुड चारकोल। ये कौन होता है, वुड चारकोल। ये सभी में इम्प्योर होता है, लाइक जितने भी हैं उनमें कंसीडर कर लो, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, कोल के जितने भी टाइप हैं और इनके आपके पास में चारकोल के जितने भी टाइप है, सभी में इम्प्योरेस्ट जो है आपके पास में वो है आपके पास में वुड चारकोल। क्लियर है बात। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, अभी सिर्फ एलॉयट्रॉप्स पढ़े हैं, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि इनके इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते ही क्यों हैं। 2 रीज़न थे, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा एलॉयट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या हो, डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सेम हो। ये आपके पास में एलॉयट्रॉप्स हो गए। एलॉयट्रॉप्स में भी हमने क्या देखा, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमोर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। और एमोर्फस की अगर बात की जाए तो कोल एंड चारकोल, इनके भी फर्दर टाइप्स हमने देखे। तो ये आपके पास था बेसिक सा एलॉयट्रॉप्स वाला पोर्शन। इसके बाद में हम देखते हैं आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैम इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, व्हाट इज दिस आईयूपीएसी। तो इसकी फुल फॉर्म है बच्चे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। नो पॉइंट इज पढ़ना क्यों है ये आईयूपीएसी, ठीक है। आईयूपीएसी सिंपली आपको क्या देती है, कुछ रूल्स देती है, ठीक है। उनको फॉलो करके आप क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर डिस्कवर होता है या फिर आपको कुछ भी पढ़ना भी होता है तो उसमें आप उसका नाम इजीली लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आईयूपीएसी इस तरीके के जैसे रूल्स ना ही होते तो क्या होता, इंडिया में किसी मॉलिक्यूल का कुछ नाम होता, यूएसए में कुछ और नाम होता। तो इससे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ना चीज़ों में, है ना। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया, कुछ रूल्स बनाए गए कि अगर किसी भी लैब में अगर कोई भी मॉलिक्यूल डिस्कवर हो रहा है तो उसका नाम लिखा जाएगा इन रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के अंदर ये आईयूपीएसी है, यूएसए के अंदर कुछ और होगी, सेम है बिल्कुल। आईयूपीएसी क्या होगी, हर जगह सेम होगी, सेम ही नाम लिखे जाएंगे। हाँ, कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा कॉमन नेम से जाना जाता है, जैसे कि इथेनॉइक एसिड अगर है, इथेनॉइक एसिड, उसका कॉमन नेम क्या आपके पास में, एसिटिक एसिड। किसमें है, क्या नाम है उसका नाम, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेरेटिव टू इथेनॉइक एसिड। तो कुछ कॉमन नेम भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपको आईयूपीएसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 चीज़ें पढ़ेंगे। 2 चीज़ें क्या, सबसे पहली चीज़ फॉर्मेट। देखो हमारे भी नाम है, हमारे भी नाम का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। लाइक पहले हम क्या लिखेंगे, मिस्टर, मिसेस, देन वी विल राइट नेम, देन वी विल राइट सरनेम। ऐसा तो नहीं है कि पहले सरनेम लिख दिया फिर मिस्टर मिसेस लगा रहे हैं फिर नेम लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना, किसी के साथ भी नहीं है। तो हमारा क्या एक फॉर्मेट सेट है, भाई इस तरीके से हमें नाम लिखना है। तो ऑब्वियस बात है इनको भी इतनी इज्जत देनी पड़ेगी, इनके लिए भी एक फॉर्मेट सेट किया जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी एक फॉर्मेट सेट है, आपको वो एक ऑर्डर फॉलो करना है नाम लिखते टाइम। वो क्या ऑर्डर है वो देखो, तो आपके पास में आएगा फॉर्मेट फॉर नेमिंग, और इसके बाद में मैं एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगी आपको। इन दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है, इन दोनों को आप सेपरेट रखेंगे, ठीक है। इसका ये है नाम लिखने का ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो नंबरिंग करने के लिए होता है, लाइक आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, इंडिविजुअल रखने दोनों चीज़ें, दोनों के ऑर्डर को आप क्या करेंगे, बिल्कुल अलग अलग रखेंगे।
तो फॉर्मेट फॉर नेमिंग में आपके पास में सबसे फर्स्ट आता है प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट, क्या आता है वर्ड रूट, देन सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। नाउ मैम व्हाट आर दिस सब प्रीफिक्स 1 सफिक्स 1, ये मतलब क्या है ये? तो देखो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, उसमें भी क्या होता है ऐसे प्रीलिम्स मेंस इस तरीके से होता है, प्री लगाते हैं वर्ड। तो प्री किसी के आगे कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ मेन चीज़ से पहले की बात की जा रही हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से हैं ये दोनों प्रीफिक्स 2। अब 1 और 2 से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1 और 2 सिंपली जैसे कई बुक्स में इसको प्राइमरी और सेकेंडरी से भी लिखा होता है, लाइक 1 को वो प्राइमरी बोल देंगे और 2 को वो सेकेंडरी बोल देंगे। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, 1 2 में इंटरेस्ट नहीं रखना है, इंटरेस्ट रखना है कि ये बोला किसको जा रहा है, ठीक है। तो प्रीफिक्स 2 जो होता है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब सब्स्टिट्यूएंट बोल लो या फिर इसको साइड चेन बोल लो, ब्रांचिंग बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा सही वर्ड है क्योंकि इसमें और भी ग्रुप इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं तो जैसे कि आपके पास में क्या है CH3 है, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अच्छा देखो जो ये आइल वर्ड है जब भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा आपका कार्बन का एटम, जब भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा आप आइल वर्ड पीछे जरूर लगाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज ना हो रहा होता ना, अगर मैं इसको क्या सिंपली इस तरीके से लिखती CH4, अगर सिंपली इधर डैश ये नहीं आएगा, CH4 अगर होता, एक कार्बन है आपके पास में, एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली क्या बोल देते? मिथेन। इसको आप डायरेक्टली क्या बोल देते? मिथेन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है तो इसके पीछे आपको मिथेन नहीं आइल लगाना है पीछे। मिथ तो सेम रहेगा, वर्ड रूट तो सेम रहेगी, लेकिन आप क्या लगाओगे पीछे? आइल। तो मिथाइल वर्ड यूज करोगे। ये हो गया। अच्छा ये मैम ने ये क्या लगाया है? ये बॉन्ड इस तरीके से, ये सिंपली क्या है कि इधर कोई और कार्बन की चेन चल रही होगी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब देखो इसमें क्या है CH4 है, मतलब एक कार्बन क्या है 4 कार्बन के साथ में बॉन्डेड था इधर इस तरीके से। मैंने इसमें क्या किया है मिथाइल के अंदर, सिंपल इस हाइड्रोजन को हटाया यहाँ से और ये बॉन्ड मैंने सिंपली ऐसे दिखा दिया कि भाई ये किसी के साथ भी इधर बॉन्डेड हो, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्योंकि इस पूरे को मिथेन बोल रहे थे, अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्लियर है इतनी बात? देखो ये हो सकता है, इससे नेक्स्ट भी यूज हो सकता है C2H5, इसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो इसको बोलेंगे हम इथाइल। और अगर बात करें क्लोरो, ब्रोमो, NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। ये आपके पास में क्या है? ब्रोमो। ये आपके पास में क्या है? क्लोरो। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास में था बच्चे प्रीफिक्स 2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 1 की, अब कुछ एक कंपाउंड आपने ऑर्गेनिक के ऐसे भी देखे होंगे जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, रिंग बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैम, तो जैसे कि देखो इस तरीके से है ना रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा अभी कॉर्नर्स पे क्या होते हैं? इन सभी कॉर्नर्स के ऊपर क्या है? कार्बन एटम होते हैं। मीन्स यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मीन्स कितने कार्बन एटम है? 5 के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट, ठीक है। क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। अब ऐसे नहीं लिख सकते खाली पेंटेन, अब क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसके आगे साइक्लो भी लगाओ, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रीफिक्स 2 जो है इट्स ऑल अबाउट साइक्लो नाम आपको यूज करना है अगर आपके पास में साइक्लिक वर्ड है तो। क्या है? साइक्लो। ये किसके लिए थे? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सब्स्टिट्यूएंट के लिए, साइड चेन के लिए और ब्रांचिंग के लिए आपके पास में क्या है? प्रीफिक्स 2 है। प्रीफिक्स 1 कब यूज करोगे? जब आपके पास में कोई साइक्लिक मॉइटी दे रखी हो, उसमें आप क्या करोगे? साइक्लो यूज कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ और लगा होता तो मैं क्या करती, इसके नाम से पहले वो सब्स्टिट्यूएंट लिखती, ठीक है। अब क्योंकि इस तरीके का कुछ है नहीं, ठीक है, नॉर्मल आपके पास में क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ठीक है ये वाली चीज़ हमने अवॉइड कर दी। इसके बाद में सीधा हम क्या करें? नेक्स्ट पे जंप कर गए, ठीक है, डेट इज साइक्लो।
वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होते हैं बच्चे आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज योर वर्ड रूट। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि 1 के लिए यूज होता है मिथ, इसको आप लर्न करेंगे बाय हार्ट। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, इसके बिना फिर लिख नहीं पाओगे नाम। प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए अनडैक, 12 के लिए डू डैक। ठीक है, यहाँ तक भी लर्न कर रहे हो तो सफिशिएंट है, लेकिन ये भी अगर आपको पता है तो इट्स गुड। ठीक है, तो ये आपके पास में वर्ड रूट। देखो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रीफिक्स टू जो है वो आपके लिए किसके लिए होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन या ब्रांचिंग कुछ भी हो। ठीक है, मतलब कि मेन पेरेंट चेन से अलग कुछ भी जा रहा है, दैट इज योर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब अगर मेरी मॉइटी क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, साइक्लिक अगर स्ट्रक्चर है तो आपको साइक्लो वर्ड भी यूज करना पड़ेगा। और वो साइक्लो वर्ड कब यूज करोगे? सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद यूज करोगे। उसके बाद में आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है? वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब आपके मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो आपकी वर्ड रूट है। 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। इस तरीके से आपको लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में सफिक्स 1। अब ये सफिक्स 1 क्या है? सफिक्स 1 होता है कार्बन ध्यान से सुनना, किसी और के बीच का बॉन्ड नहीं बता रही मैं, कार्बन कार्बन के बीच में किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज योर सफिक्स 1। तो मीन्स टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अब आपको एक डाउट आना चाहिए। क्या डाउट आना चाहिए? मैम आपने बोला है कार्बन कार्बन के बीच में किस तरीके का बॉन्ड होता है, तब हम यूज करेंगे सफिक्स 1। मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक ही कार्बन है, बताओ क्या यूज करें? ये भी तो हो सकता है ना, जैसे कि देखो हमने मीथेन, हाँ ये देखा था हमने, मीथेन देखा था, इसमें तो नहीं कोई ज्यादा कार्बन। आपने बोला कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, अब किसका बॉन्ड देखें? ये आपको डाउट आना चाहिए। तो देखो क्या होता है जब आपके पास में, अच्छा सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो क्या होता है? एन लगाते हैं। डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड अगर होगा तो इन लगाएंगे, ये हमें पता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं, इतना हमें पता है। हमें बताओ कि जब एक कार्बन होगा तब क्या यूज करेंगे? तो एक कार्बन जब होता है तब भी आप क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड वाला हिसाब रखेंगे। तो अगर आपके पास में क्या है, सिंपली अगर 1 कार्बन है या फिर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लर्न होना चाहिए। इसके बाद में आता है सफिक्स 2, यही बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है। ठीक है, सफिक्स 2 होते हैं बच्चे फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप।